राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले रीतिकाल के जो वीडियो आए थे वो व्याख्या सहित हमने अध्ययन किया था। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। ये वीडियो थोड़ी देरी से आ रहा है, उसका कारण यह है कि मेरा थोड़ा गला ख़राब था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब थोड़ा आराम होने पे हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, या फिर 1700 से 1900 ईस्वी तक, या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1700 से 1900 विक्रम संवत। अब विक्रम संवत और ईस्वी ये दोनों एक जैसे समय सीमा दे रखी हैं, लेकिन ईस्वी और विक्रम संवत का इनमें अंतर है। जब भी विक्रम संवत निकालते हैं तो उसमें हम +57 ऐड कर देते हैं, और जब ईस्वी निकालनी हो तो 57 इसमें से घटा देंगे तो विक्रम ईस्वी संवत निकल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल? श्रृंगार को ठीक कर लें, बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका पूर्व मध्यकाल, क्योंकि रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल भी है, श्रृंगार काल भी है और अलंकृत काल भी है, लेकिन पूर्व मध्यकाल नहीं है। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, या फिर आदि काल में? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये हुआ रीति काल में। चौथा प्रश्न है, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल, या फिर श्रृंगार काल? तो बताइए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है रीतिकाल को? तो इन्होंने दिया श्रृंगार काल। पांचवा प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? कवि, शिक्षक, आचार्य, या फिर पंडित? जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसे कवियों को कहा गया, बताइए। आचार्य। आप अपना मूल्यांकन जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। छठवां प्रश्न है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, या विधि विधान? बताइए। रीति निरूपण का अर्थ पूछा है, तो रीति निरूपण का अर्थ होता है काव्यांग निरूपण। सातवां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को, चिंतामणि को, मतीराम को, या ग्वाल कवि को? तो रीतिकाल का प्रवर्तक माना शुक्ल जी ने किसे? ये माना चिंतामणि को। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, भूषण, बोधा, या फिर आलम? रीति मुक्त कवि नहीं है पूछा है, मतलब कि 3 इसमें रीति मुक्त हैं, एक नहीं है। तो घनानंद तो रीति मुक्त कवि हैं, बोधा भी रीति मुक्त हैं, और आलम भी रीति मुक्त हैं, लेकिन भूषण वो नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, या फिर भूषण? वीर रस की कविता करने वाले
बताइए। तो वीर रस की कविता किसने लिखी अधिकतर? भूषण ने। 10वां प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति काल के जो कवि हुए उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो इसमें रीति सिद्ध कवि पूछा जा रहा है। क्या ये बिहारी थे, घनानंद थे, देव थे या पद्माकर थे? तो रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र बिहारी का ही नाम आता है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, घनानंद या फिर ठाकुर, जिसने रीति में बंधकर रचनाएं की? तो ऐसे कवि हैं कौन? देव। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, देव रीति सिद्ध कवि हैं या फिर भूषण वीर रस के कवि हैं? तो इनमें से एक विकल्प गलत है, गलत बताना है हमें। तो भूषण तो वीर रस के कवि हैं, ये तो सही है। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, ये भी सही है। और देव रीति बद्ध कवि थे, ना कि रीति सिद्ध। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये रीति सिद्ध की जगह रीति बद्ध कवि थे। 13वां प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह या मतीराम? तो भाषा भूषण किसने लिखी? ये लिखी जसवंत सिंह ने। 14वां प्रश्न है, रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? पद्माकर, भूषण, घनानंद या सेनापति? प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि कौन था? तो ये थे सेनापति। इन्होंने प्राकृतिक चित्रण का अधिक प्रयोग किया है अपने काव्य में। 15वां प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल कवि, सूदन कवि, मतीराम या फिर पद्माकर? तो ललित ललाम लिखने वाले कौन थे? ये थे मतीराम। 16वां प्रश्न है, अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, रसलीन की, मतीराम की या फिर पद्माकर की? तो बताइए पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं रसलीन की। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। 17वां प्रश्न है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? बिहारी, मतीराम, वृंद या घनानंद? सतसई लिखने वालों में बिहारी भी थे, मतीराम भी थे, वृंद भी थे, लेकिन घनानंद ने सतसई परंपरा के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी वो घनानंद ने नहीं लिखी। 18वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण? तो भूषण का इनमें से नहीं है पूछा है। जो छत्रसाल दशक तो भूषण ने लिखी थी, शिव बावनी भी लिखी थी और शिवराज भूषण भी लिखी थी, लेकिन छत्र प्रकाश नहीं लिखी थी। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? भूषण, देव, सूदन या लाल कवि? तो देव माया प्रपंच के रचयिता पूछे हैं, तो ये लिखी किसने? देव ने। 20वां प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल कवि की, सेनापति की, लाल कवि की या फिर पद्माकर की? छत्र प्रकाश पूछा जा रहा है।
ऊपर भी आया था ये अभी। ये किसकी रचना है? ये है लाल कवि की रचना, छत्र प्रकाश। 21वां प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्तियां हैं किसकी? पद्माकर की। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, भूषण रीति बद्ध कवि हैं, घनानंद की प्रेमिका सुजान थी या फिर केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं। ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन केशव रीति काल के प्रवर्तक नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव की, द्विजदेव की, कुलपति मिश्र की या फिर चिंतामणि की? बताइए, भवानी विलास किसकी रचना है? तो यह है देव कवि की। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचशिखा, व्रत कौमुदी, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया? तो मतीराम की इनमें से रसिक प्रिया नहीं है, बाकी की तीनों रचनाएं मतीराम की हैं। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या फिर रस रहस्य? तो ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीनों केशवदास की हैं, लेकिन रस रहस्य नहीं है। यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे कि हम आगे और वीडियो बना सकें आपके लिए। तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें। 26वां प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? केशवदास, बिहारी, घनानंद या फिर पद्माकर? तो ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही जाती हैं? जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। ये बिहारी से संबंधित पंक्तियाँ हैं, बिहारी के बारे में कही गई हैं। 27वां प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? बिहारी को, पद्माकर को, सेनापति को या फिर मतीराम को? तो ये मिला था पद्माकर को। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या फिर देव? तो इटावा के रहने वाले कौन थे? देव कवि। 29वां प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या फिर दूल्हे? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार पूछे जा रहे हैं, तो ये कौन है? प्रताप शाही। 30वां प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग किस कवि की पंक्ति हैं? पंक्तियों से संबंधित प्रश्न। केशवदास की, मतीराम की, बिहारी की या फिर घनानंद की? तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। 31वां प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर को, घनानंद को, केशव को या भूषण को? तो कठिन काव्य का प्रेत क से केशव, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
क्योंकि इनके जितने भी रचनाएं थी उनमें बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग किया इन्होंने। 32वां प्रश्न है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, ग्वाल कवि या फिर गोप? तो ये पंक्तियां किसकी लिखी हुई हैं? भूषण की। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ये भूषण की पंक्तियां हैं। 33वां प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का? तो ये कथन किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, ये कथन आचार्य शुक्ल का कथन है। 34वां प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये जो दोहा है ये किस कवि का है? केशव का, बिहारी का, मतीराम का या फिर ग्वाल कवि का? तो ये है केशव का दोहा। 35वां प्रश्न है, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ या सर्वांग निरूपक ग्रंथ? तो भानुदत्त की जो रस मंजरी रचना थी उसके आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने की थी नायिका भेद ग्रंथों की। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, या फिर इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था? तो रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कारण पूछा है, इनमें नहीं है। 3 कारण तो हैं, एक नहीं है। तो मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके ये तो कारण था। इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, ये भी सही है। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था, ये भी सही है। लेकिन इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, ये गलत कथन है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक, शिक्षक का, उद्भावक आचार्य का, व्याख्याता आचार्य का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? इन्होंने माना कवि, शिक्षक, आचार्य। यहाँ पे आचार्य होगा, कवि, शिक्षक, आचार्य श्रेणी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीति काल का कवि नहीं है? याकूब खां, रस खान, दूल्हे या बेनी कवि? तो रीति काल का कवि कौन नहीं है इनमें से, बताइए। ये है रस खान। अगला प्रश्न है, इत आवति चली जात उत चली शशातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, बिहारी की या फिर देव की? ये पंक्तियां हैं किसकी? बिहारी की। 40वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना या श्रृंगार रस की प्रमुखता? तो बताइए। इसमें आएगा राष्ट्रीय भावना नहीं थी, जबकि रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन और श्रृंगार रस की प्रमुखता, ये तीनों विशेषताएं थीं।
41 नंबर का प्रश्न है, बनन में बागन में बरग्यो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि या भिखारी दास? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति की। 42 नंबर का प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का या फिर वसंत ऋतु का? तो इन्होंने रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? बिहारी के लिए, घनानंद के लिए, पद्माकर के लिए या फिर सेनापति के लिए? तो इन्होंने किया है किसके बारे में? घनानंद के लिए इन्हीं शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दास का या फिर आचार्य शुक्ल का? तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। 45 नंबर का प्रश्न है, अति सूदो सन्ह को मार्ग जहाँ नैकु सयापन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, मतीराम की, ग्वाल कवि की या फिर घनानंद की? तो ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। अति सूदो स्नेह को मार्ग यहाँ नैकु सनापन बांक नहीं, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरिवारी की धार पे धावनो है। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर? तो ये पंक्ति है किसकी? बोधा की। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या फिर ग्वाल कवि? ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न 2 या 3 जरूर आते हैं एग्जाम्स में, इन्हें जरूर ध्यान दें। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? आलम की। 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, इसे सही कर लें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, भाषा भूषण और रतन बावनी। तो इनमें से केशव का नहीं है पूछा है। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, ये तो केशव के हैं, लेकिन भाषा भूषण ये नहीं है। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, तुलसी, मतीराम या लाल कवि? तो संवाद योजना सर्वश्रेष्ठ मानी किसकी? केशव की। 50वां प्रश्न है हमारा, सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, केशवदास की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? बताइए। ये पंक्ति है किसकी? केशवदास की। आज हम सिर्फ 50 प्रश्नों को ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। अभी क्योंकि मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हम ये आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल का प्रयास कैसा लगता है, आप ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।